नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की अपनी पहली क्लास में वर्णमाला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है वर्णमाला? वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला। वर्णों की माला को हम कहते हैं वर्णमाला, जिसका मतलब जिसमें ढेर सारे वर्ण पाए जाते हो। ठीक है, तो अब वर्ण क्या होता है? तो चलिए पढ़ते हैं वर्ण के बारे में। देखिए, ये यहां मैंने लिख दिया, ये क्या है? मैंने लिख दिया जगत। ये क्या है? ये है एक शब्द। ये शब्द है, ठीक है। अब ये किससे मिलके बना है? ये अक्षरों से मिलके बना है। कौन कौन से अक्षर? ज, ग और ता। ठीक है, तो ये एक शब्द है जगत, जो मिलके तीन शब्दों से बना, तीन अक्षरों से बना है, ज, ग और ता। यानी ये हैं अक्षर, इन्हें हम कहेंगे अक्षर। और ये जो अक्षर हैं, यानी ये जो ज है, ये मिलके बना है वर्णों से। ये जो अक्षर है आपका, ये मिलके बना है दो वर्णों से। किससे किससे? आधा ज और अ से। इसी को हम कहते हैं वर्ण। अक्षर जिनसे मिलके बने होते हैं, उसी को हम कहते हैं वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि, ये दोनों एक ही समान है। आप वर्ण भी कह सकते हैं, ध्वनि भी कह सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें वर्ण जैसे ज और साउंड किसका आ रहा है, ध्वनि किसकी आ रही है? आ की आ रही है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी जो शब्द है वो कई अक्षरों से मिलकर बनता है, और जो अक्षर हैं वो वर्णों से मिलकर बनते हैं, वर्ण या ध्वनि से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जो वर्ण है उसमें बोलते समय हमेशा आखिरी में अ यानी स्वर की ध्वनि आती है। हमेशा अ। आ क्या है? स्वर है। आगे आप पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन, तो उसमें आप जानेंगे कि आ क्या है? एक स्वर है। तो कोई भी जो अक्षर बना है जिन वर्णों से, उसमें हमेशा स्वर की ध्वनि आती ही है। ठीक है, अब एक और वर्ण विच्छेद ऐसे ही देख लेते हैं, थोड़ा सा वर्ण और ध्वनि के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। अगर मैं यहां लिख दूं एक शब्द कुसुम, अब हम इसका वर्ण विच्छेद देखेंगे। कुसुम का वर्ण विच्छेद देखते हैं। तो ये किस तरह से होगा? अगर इसे हम करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, का प्लस उ आधा सा प्लस उ प्लस आधा मा प्लस आ। ये जो यहां हमने किया, ये यहां पर कुसुम शब्द का हमने जो किया है, इसको इस तरह लिखा है, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। अब इसमें देखिए, हमने कुसुम तो किस तरह लिखा? का आधा का हलंत लगा है, उ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर छोटे उ की मात्रा थी। ठीक है, अब आप में से कुछ कहेंगे कि यहाँ पे तो आ आना चाहिए था। आपने कहा कभी भी वर्ण विच्छेद होगा तो उसमें आ आएगा। तो मैंने क्या कहा? कभी भी वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, शब्द जो वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, उसका जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आखिरी में हमेशा आ स्वर यानी स्वर की ध्वनि आएगी। और यहाँ पे उ क्या है? ये भी एक स्वर है। तो यहाँ पे स्वर पहले से ही मौजूद है, इसलिए यहाँ पे आ नहीं लिखा जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी ये उ स्वर मौजूद है, तो आ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं थी, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? आ लिख दिया। अब आप में से कुछ कहेंगे कि ये कहाँ आधा का है? ये तो आधा का है ही नहीं। आधा का तो हम इस तरह लिखते हैं ना, यही बात है ना। जैसे हमने लिखा
क्या, तो आधा का इसलिए इस तरह लिखा है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी किसी भी शब्द को हम लिख रहे हैं तो उसमें अगर आधा कोई शब्द आता है तो उसको हमेशा इस तरह लिखेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं बुलंद, तो उसमें ना इस तरह लिखा जाएगा। लेकिन अगर हमें अकेले ना का वर्ण विच्छेद करना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसमें आधा ना कैसे आएगा, हमेशा हलंत लगा हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि अक्षर क्या होते हैं। अक्षर देखिए किस तरह बना हुआ है। अक्षर को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर देखिए किससे मिलके बना है, अ और क्षर यानी जिसका क्षरण या नाश किया जा सकता हो, और आ लग जाए तो उसका क्या मतलब है, जिसका विनाश ना किया जा सके। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अक्षर क्या होता है तो इसको नोट कर लीजिए। आप कहेंगे अक्षर जिसका मतलब है जिसका विनाश ना किया जा सके, जिसका विनाश ना हो सके उसे कहते हैं अक्षर। ठीक है, आगे चले। चलिए पढ़ते हैं वर्ण के बारे में कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वर्ण होते हैं 3 प्रकार के। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। ठीक, अब ये जो अयोगवाह है ये अब ज्यादा प्रचलन में नहीं है, इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना जरूरी है। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर वे हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी जिनके बोलने में हमें किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं होती है, उन्हें कहते हैं स्वर। ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, देखिए अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आ औ। ये टोटल कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, और स्वर कौन से होते हैं, वो जो अपने आप से स्वतंत्र रूप में बोले जाएं, जिन्हें बोलने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता ना हो, उसे हम कहते हैं स्वर। ये होते हैं 11। कौन कौन से हैं यहाँ लिखे हैं, आप लोग को भी इस तरह याद होने चाहिए। अब व्यंजन क्या है, व्यंजन वो हैं जिन्हें बोलते समय, जिन्हें बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, स्वरों की सहायता लेनी पड़े। यही जब मैंने वर्ण विच्छेद आपको जब पढ़ाया तो उसमें बताया ना कि कोई भी अक्षर बन रहा है तो देखिए उस 2 वर्णों से मिलके बन रहा है और आखिर में हमेशा उसमें स्वर की ध्वनि या स्वर आएगा, वही क्या है, व्यंजन। अब अयोगवाह क्या है, ये ना तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन में आते हैं, और ये 2 ही होते हैं, अंग और आहा, ये 2 ही होते हैं। ये ना ही आपके स्वर में गिने जाएंगे ना ही व्यंजन में गिने जाएंगे, 2 हैं, अंग और आहा। इसको हम कहते हैं अनुस्वार, जो अंग ये ऊपर लगा है अनुस्वार, और ये कहते हैं विसर्ग। जैसे हमने लिख दिया स्वतः ना, तो क्या ये क्या हो जाती है यहाँ पे विसर्ग, या ऊपर लगे हो जो इस तरह की ये जो मात्रा लग जाती है उसे कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, स्वर को पढ़ते हैं, स्वरों के बारे में ये क्या है। तो स्वर जो 11 प्रकार के मैंने आपको बताए वो अपने लिखने के आधार पर 11 प्रकार के हैं, लेकिन अगर बोलने के आधार पर देखें तो ये सिर्फ 10 प्रकार के ही होते हैं। अगर बोलने के आधार पर हम बात करें तो कैसे, अब जो री है, री देखिए इसको, री को जब हम बोलते हैं री, तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, किसका साउंड आता है, रा का साउंड आता है। और रा क्या है, एक व्यंजन है। ठीक, रा क्या है, एक व्यंजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वर है, कुल स्वर की बात करेंगे कि कुल कितने स्वर हैं, तो आपके हो जाएंगे कि स्वर 11 हैं। ठीक, लिखने के आधार पे पूछेंगे तब भी कहेंगे कि स्वर 11 हैं, लेकिन अगर बोलने के आधार पर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे कि स्वर 10 हैं, क्योंकि जो री है उसे बोलने पे रा की ध्वनि आती है जो कि एक व्यंजन है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक, तो री को हम हटा देते हैं बोलने के आधार पर कि ये एक
स्वर है। ठीक, इस तरह समझ में आ गया। अब हम चलिए पढ़ते हैं आगे स्वरों के प्रकार। चलिए अब हम पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो रचना या बनावट के आधार पर स्वरों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर यानी लघु और दीर्घ स्वर। अब इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें आता है आपका छोटा आ, छोटी ई, उ और री। ठीक है, इसमें री को सम्मिलित किया जाएगा ना, क्योंकि रचना या बनावट के आधार पर हम बात कर रहे हैं, लिखने के आधार पर बात कर रहे हैं। तो ये होते हैं 4 प्रकार के जो हैं इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अब कौन कौन से जो बचे वो सब किस में आ जाएंगे, यानी कौन कौन से बचे? बड़ा आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। ये किस में आ गए? दीर्घ स्वर में। ठीक, यानी रचना के आधार पर आपके स्वर बांटे गए 2 भाग में, ह्रस्व और दीर्घ में। दीर्घ में आपके आ गए अ, ई, उ, री, और जो बचे हुए थे वो आपके किस में आ गए? दीर्घ में। ठीक, यानी दीर्घ में आपके हो गए 7 स्वर और इसमें हैं 4 स्वर। कितने हैं दीर्घ स्वर? टोटल 7, जिसमें से 3 है मूल दीर्घ स्वर और 4 है संयुक्त स्वर। मूल क्वेश्चन आता है कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, और ये क्या है? संयुक्त स्वर है। 4 क्या है? संयुक्त स्वर है। अब ये किस तरह संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर वे हैं जो 2 स्वरों के मेल से बने हैं। संयुक्त, ये शब्द ही अपने आप में बता रहा है जो किसी 2 चीजों के मेल से बना हो। और यहाँ बात हो रही है स्वर की, तो संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जो 2 स्वरों के मेल से बने हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 तरह के हैं संयुक्त स्वर। ठीक, ए, आई, ओ, औ। तो जो ए बना है वो किससे बना है? अ प्लस ई से। इसी तरह ए, आ और ए से, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और ये चारों जो हैं, ये चारों ए, आई, ओ, आओ, ये हमारे आते हैं गुरु मात्रा में। इन्हें क्या कहते हैं? गुरु मात्रा कहते हैं। और इसी तरह ह्रस्व स्वर में जो आती हैं, जो 4 स्वर पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लघु मात्रा। ठीक, ये क्या है? लघु मात्रा, ये है गुरु मात्रा। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? संयुक्त स्वर, जो 4 प्रकार के हमारे होते हैं। ठीक, इस तरह हिंदी वर्णमाला की आज की आपकी क्लास जो है खत्म होती है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आप सबको बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।